VPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भंवरलाल दहिया एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 9 जंतु में जनन विषय के प्रकरण को लेकर। इससे पहले वाली क्लास में अपन जंतुओं में जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन जंतुओं में एक उदाहरण पढ़ रहे हैं मनुष्य। मनुष्य में जनन किस प्रकार होता है। इस दौरान अपन ने पढ़ा सबसे पहले मनुष्य में जनन के लिए कि मनुष्य एक परिपक्व जंतु है। इसमें परिपक्व जनन अंग पाए जाते हैं। नर में नर जनन अंग पाए जाते हैं तथा मादा में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। नर में नर जनन अंगों के द्वारा किसका नर युग्मक का निर्माण होता है और इन नर युग्मकों को अपन क्या कहते थे, शुक्राणु। तथा मादा में मादा जनन अंगों के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इन मादा युग्मक को हम क्या किस नाम से जानते हैं, अंडाणु के नाम से जानते हैं। यहां तक हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके थे, अर्थात कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम इससे आगे की प्रक्रिया क्या निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखें छात्रों, क्या होता है निषेचन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों का आपस में जुड़ना, दोनों का आपस में संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अर्थात इसकी एक परिभाषा, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक मतलब हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करें तब तो क्या बोलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और ये मनुष्य के बारे में अध्ययन करें तब इसको क्या बोल सकते हैं हम, शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन अर्थात जुड़ने के संलयन अर्थात जुड़ने, संयुग्मन होने को निषेचन कहते हैं। मतलब हम किसी भी जंतु के बारे में बात करें तो उस जंतु के नर युग्मक तथा उस जंतु के मादा युग्मक के संलयन अर्थात जुड़ने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और मनुष्य के बारे में अपना अध्ययन चल रहा है तो क्या बोल कहें हम, निषेचन किसको कहेंगे, नर युग्मक। और नर युग्मक का मनुष्य में क्या किस नाम से जानते हैं, शुक्राणु के नाम से। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम, शुक्राणु। तथा मानव में जो मादा युग्मकों का निर्माण होता है उनको हम किस नाम से जानते हैं, अंडाणु। तो शुक्राणु व अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब ये निषेचन की क्रिया दो प्रकार से हो सकती है। निषेचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा, जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का संलयन कहाँ हो, मादा के शरीर के अंदर हो। कहने का मतलब जब शुक्राणु व अंडाणु इन दोनों के जुड़ने की क्रिया, इन दोनों के संलयन की क्रिया कहाँ हो, मादा के शरीर के अंदर हो, या नर युग्मक व मादा युग्मक के जुड़ने की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो। तो इस आधार पर इसके कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला प्रकार होता है इसका आंतरिक निषेचन।
आंतरिक निषेचन। पहला प्रकार क्या होता है इसका? आंतरिक निषेचन। किसको कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने कि जब निषेचन का मतलब अपना नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर। मादा के शरीर के अंदर। यदि मनुष्य में बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यदि मादा के शरीर के अंदर होता है तो हम ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। और आंतरिक निषेचन वाले प्राणी कौन कौन होते हैं अपने? मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर आदि। इसके अलावा इसका अपना दूसरा अपना प्रकार होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है इस क्रिया में? वही निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने की क्रिया होती है। परंतु अब इस समय क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का निर्माण मादा के शरीर के अंदर न होकर कहाँ होता है? मादा के शरीर के बाहर होता है। और मादा के शरीर के बाहर मतलब अन्य किसी माध्यम में होता है। और वह माध्यम में अत्यधिक परिस्थितियों में अर्थात लगभग सभी परिस्थितियों में क्या होता है? जल होता है। तो अपन एक ऐसा भी कह सकते हैं कि जब नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन जल के अंदर होता है अर्थात बाहरी किसी माध्यम में होता है तो वैसी प्रक्रिया या इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर किसी अन्य माध्यम मैं आपको बता चुका हूं कि बाहर जो माध्यम होता है वो अत्यधिक परिस्थितियों में क्या होता है? वह अधिकतर परिस्थितियों में क्या होता है? अपना जल होता है। अन्य किसी माध्यम जल में होता है। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर अन्य किसी माध्यम में होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब क्या होता है इसमें? नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ? मादा के शरीर में अंदर न जुड़कर मादा के शरीर के बाहर किसी अन्य माध्यम, अधिकतर परिस्थितियों में अन्य माध्यम क्या होता है? जल के अंदर आपस में जुड़ते हैं, आपस में संलयित होते हैं। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं।
कौन से जीवों में ये होता है या इसके उदाहरण क्या होते हैं? तो मेंढक, मछली आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। अर्थात मेंढक और मछली में क्या होता है? बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। देखें, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कहा कि नर युग्मक अंडाणु, मादा में जो एक जोड़ी अंडाशय होता है उसमें से किसी एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्माण होता है और इस एक अंडाणु के साथ नर युग्मक का एक शुक्राणु दोनों आपस में जुड़ते हैं। परंतु ऐसी क्रिया कब संभव है? जब निषेचन का हो, आंतरिक हो। अर्थात आंतरिक निषेचन में नर युग्मकों की संख्या और मादा युग्मकों की संख्या बहुत कम अर्थात एक हो तब भी निषेचन संभव है। परंतु जब बाह्य निषेचन होता है तब नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ छोड़े जाते हैं? बाह्य माध्यम में, जल के अंदर। अब जल के अंदर मादा प्राणी द्वारा मादा युग्मक छोड़े जाते हैं तथा नर प्राणी द्वारा नर युग्मक छोड़े जाते हैं। इनका तुरंत संलयन संभव नहीं है, तुरंत इनमें निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। अर्थात नर युग्मकों व मादा युग्मकों की जल के अंदर नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल निरंतर गति करता रहता है, इसलिए जल की धाराओं के कारण या जल की गति के कारण जल में दिए गए नर युग्मक व मादा युग्मक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। दूसरा इसका कारक होता है, जब वर्षा होती है तो जल में पहले से उपस्थित नर युग्मक और मादा युग्मक नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात जलीय माध्यम में अनेक जलीय जीव पाए जाते हैं और जलीय जीव भी क्या करते हैं? जलीय जो जीव होते हैं वो भोजन के रूप में इन युग्मकों का भक्षण कर लेते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं उनको खा जाते हैं। इसलिए नर युग्मक और मादा युग्मक जो बाह्य निषेचन हेतु जल में छोड़े जाते हैं वह अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं। आपके लिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जब आंतरिक निषेचन होता है तब नर व मादा युग्मकों की संख्या कम अर्थात एक होती है और उससे भी निषेचन संभव है, जबकि बाह्य निषेचन के दौरान बड़ी संख्या में नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। क्यों? कारण बताइए। तो इसके तीन अपने प्रमुख कारण होते हैं कि जब नर व मादा प्राणियों द्वारा बाह्य निषेचन के लिए जल के अंदर नर व मादा युग्मक छोड़े जाते हैं तो इनका तुरंत से निषेचन संभव नहीं है। इस दौरान जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब तक जल की गति के कारण नर युग्मक नष्ट हो सकते हैं अथवा मादा युग्मक नष्ट हो सकते हैं। अर्थात नर युग्मकों द्वारा नर प्राणियों द्वारा नर युग्मक छोड़े जाने तथा मादा प्राणियों द्वारा मादा युग्मक छोड़े जाने के पश्चात यदि वर्षा होती है तो नर युग्मक और मादा युग्मक नष्ट होने की संभावना हो जाती है। इसके पश्चात जब नर प्राणी तथा मादा प्राणी जल के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मकों को छोड़ते हैं तो जलीय जीव क्या करते हैं? भोजन के रूप में इन अंडाणुओं को अथवा इन युग्मकों को खा जाते हैं, इनका भोजन के रूप में इनको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इन सभी कारणों से बचने के लिए मादा प्राणी द्वारा अधिक संख्या में अंडाणु तथा नर प्राणी द्वारा अधिक संख्या में नर युग्मकों का निर्मोचन किया जाता है और अधिक संख्या में होने के कारण इनमें निषेचन की संभावना अधिकतम हो जाती है। इससे आगे अपन देखते हैं कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उससे किसका निर्माण होता है? नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का जब आपस में संलयन हो जाता है तब कौन सी नई संरचना का निर्माण होता है? तब अपनी एक नई संरचना बनती है युग्मनज। कल जब अपनी क्लास होती है तब हम इस संरचना के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है युग्मनज। आज की क्लास में बस इतना ही।